हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली आपको पूछे ही जाते हैं। सो मैं ये बता रही हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का हमारा, जिसमें आपको जो मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज सॉल्व करवाया है, जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100% ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो देखना है, सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। अगर आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो जा चुकी है, जो कि थी 10 जुलाई 2022। तो जल्द से जल्द अभी चांसेस है कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स आ सकती है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि आपको पता है, डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपका पार्ट 1 होता है, जो पेपर 1 होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है। तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमने आपके लिए कोर्स लेकर आया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर हम कवर करते हैं वीडियो लेक्चर्स में, जो कि आपके थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाते हैं, एंड देन एमसीक्यूज में हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रिक्स यूज करना है। उसी तरीके से नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं नोट्स। देन मॉक टेस्ट, टोटल 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपके 400 क्वेश्चंस हम मॉक टेस्ट में कवर करते हैं। एंड देन फाइनली 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 100% गारंटी के साथ हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, हम आपको पास करवाएंगे, हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। Which of the following is not a type of non-random sampling? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन में हमें नॉन रैंडम सैम्पलिंग का टाइप गिवन नहीं है। अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग वो होती है जिसमें आप रैंडमली पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट नहीं करोगे, बल्कि आप आपके कन्वीनियंस, आपके जजमेंट और आपके पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लोगे। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, ये तीनों भी आपके नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप होती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड पर्पसिव में आप क्या करते हैं, आपके पर्पस, आपके कन्वीनियंस, आपको लगता है कि मेरे नजदीक, मुझे दिल्ली में, आप दिल्ली में हो तो आप क्या करोगे, दिल्ली के मेंबर्स को लोगे, आप दूसरी सिटी के मेंबर्स को नहीं लोगे आपके सैंपल्स में, क्योंकि आपके लिए कन्वीनियंस है वहां के लोगों से डेटा कलेक्ट करना। सो आपके कन्वीनियंस के बेसिस पर, उसी तरीके से कोटा और पर्पसिव में भी आप सेम ही करते हैं, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग, आपके जजमेंट के बेसिस पर से आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है, तो आप उस तरीके से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो, तो वो आपके नॉन रैंडम सैम्पलिंग का टाइप हो जाती है। बट आपको यहाँ पर ऑप्शन और दूसरा गिवन नहीं है।
सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी ये तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे। कन्वीनियंस, कोटा और पर्पसिव ये तीनों भी आपके नॉन रैंडम सैम्पलिंग के टाइप होती है। सो दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, All of the following are common characteristics of experimental research except। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं गिवन है। एक्सेप्ट आ रहा है मतलब नहीं गिवन है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इट रिलाइज प्राइमरीली ऑन कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्राइमरीली कौन सा न्यूमेरिकल डेटा ही हम कलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देन ऑप्शन बी, इट लीड्स ऑलवेज टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम इसीलिए कंडक्ट करते हैं बिकॉज हमको ये देखना होता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो रहा है। मेनली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम हमारी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। सो हम यही देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसा हो रहा है बिटवीन द वेरिएबल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इट इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव लॉजिक। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड होती है आपकी डिडक्टिव लॉजिक पे। डिडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी थियोरी, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस थियोरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हम जो हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं उसी को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में टेस्ट करते हैं। तो हाइपोथेसिस को एनालाइज करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो एंड देन उसको टेस्ट करते हो और ये बताते हो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सो बेसिकली डिडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या होता है, आपके पास थियोरी ऑलरेडी अवेलेबल होगी, उस थियोरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, उसको ऑब्जर्व करोगे और उसको टेस्ट करोगे, प्रूव करोगे, उसको रिजल्ट दोगे आप। Then option D, it is rarely conducted in a controlled experimental setting. No, because experimental research का मेन एम क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट हो रहा है ये देखना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन एम होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है जिसको हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा रिसर्चर जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे। सो इसमें आपको रेयरली बोला है, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इट इज रेयरली कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग्स। Next, the median of the series 638957 is। इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है और एक डेटा गिवन है, उस डेटा का हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मीडियन आपके डेटा की मिडिल वैल्यू, आपके डेटा की मिडिल और सेंटर वैल्यू का हम कहते हैं मीडियन। अब मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को याद रखना है। अगर आप स्टेप्स को याद रखते हो तो आप मीडियन को कैलकुलेट करना कभी नहीं भूलोगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट करना है। सो स्टेप 1 में आपको जो भी डेटा और जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी सीरीज गिवन है उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपके डेटा को। तो आप किस तरीके से अरेंज करोगे, स्मॉलेस्ट डेटा आपके यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 3, देन 5, देन 6, देन 7, 8 एंड 9। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने डेटा अरेंज कर दिया। देन स्टेप 2 ये देखोगे आप कि आपका डेटा ऑड है या फिर इवन है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपको टोटल कितने नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, मतलब आपका जो डेटा है वो इवन है। अगर आपका डेटा इवन होता है तो उस केस में आपको 2 मिडिल वैल्यू मिलती है। अगर आपका डेटा ऑड होता है तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही मिडिल वैल्यू मिलती है। तो हमारा डेटा इवन है तो हमें 2 मीडियन वैल्यू मिलेगी। मतलब आपने जो डेटा अरेंज करा है यहाँ पर आप लेफ्ट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर आपको 6 मिल रहा है और राइट साइड से आप पर थर्ड नंबर पर आप देखोगे कि आपको 7 नंबर मिलेगा। तो इस केस में अगर आप लेफ्ट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर 6 है और राइट से जा रहे हो तो थर्ड नंबर पर 7 है। सो आप इवन में क्या करते हो, अगर आपका डेटा इवन होगा, स्टेप 3 अगर आपका डेटा इवन होगा उस केस में आप क्या करोगे, एवरेज लोगे। मतलब ये जो 2 मीडियन वैल्यू, आपको 2 मीडियन वैल्यू मिल गई और तो उस दोनों वैल्यू का आप क्या करोगे, एवरेज लोगे, मतलब मीन लोगे। तो एवरेज किस तरीके से लेते हैं, 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2। 6 + 7 आपका हो जाएगा 13, 13 डिवाइडेड बाय 2 इज 6.5। तो यहाँ पर आपका इस केस में आपके जो
मीडियन होगा इस सीरीज का, जो मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू होगी वो होगी 6.5। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 6.5। नेक्स्ट, the CV of a data set is 20% and the variance is 16. What is the mean of the data set? इस क्वेश्चन में हमें CV की वैल्यू गिवन है which is 20%, variance is 16 and हमें mean वैल्यू फाइंड आउट करनी है। CV आपको याद रखना है, कभी कभार एग्जामिनर आपको शॉर्ट फॉर्म में भी दे देता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। CV का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। CV का फुल फॉर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की हमें वैल्यू गिवन है, जो हमें गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। CV हमें गिवन है 20% एंड हमें वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस इज 16 एंड हमें मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो CV गिवन है, वेरिएंस गिवन है, हमें मीन वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें CV मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन म्यू। सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू का मतलब होता है मीन। तो हमें मीन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। सो वेरिएंस, आपको वेरिएंस की वैल्यू गिवन है 16, अंडर रूट ऑफ 16 की वैल्यू हो जाएंगी आपकी 4। अब क्या करना है, हमको स्टैंडर्ड डिविएशन पता चल गया, हमको CV की वैल्यू गिवन है, बस हमको मीन फाइंड आउट करना है। सो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। CV हमको गिवन है 20% इज इक्वल्स टू सिग्मा आपको गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है 4 डिवाइडेड बाय म्यू, हमको मीन फाइंड आउट करना है। तो 20% का मतलब होता है 20 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय म्यू। सो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो 20 इंटू म्यू आ जाएगा, 4 इंटू 100 हो जाएगा आपका 400। सो म्यू इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 20। 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 सा एंड 2 2 सा 4 मतलब 20। सो म्यू विच इज मीन, तो मीन की वैल्यू आपके हो जाएंगी 20। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 20। सो आपके इस केस में म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिलेट टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऐसा ग्रुप है जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल को रिलेट कर रहा है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल को बता रहा है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करे, जिससे नेम में मीनिंग है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मतलब क्वांटिफिएबल डेटा जिसको आप काउंट कर सको। सो अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा ग्रुप आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल को रिलेट कर रहा है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल को रिलेट कर रहा है। सो ऑप्शन ए, एज, इनकम एंड हाइट। एज को आप काउंट कर सकते हो, जैसे किसी की 10 है, 20 है, 30 है, तो आपको नंबर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल रही है। उसी तरीके से इनकम भी किसी की 50K है, किसी की 1 लाख है, किसी की 2 लाख है, सो यहाँ पर भी आपको नंबर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगेन हाइट, किसी की हाइट 5 इंचेस है, किसी की 6, किसी की 7, सो यहाँ पर भी आपको जो इस तीनों भी वेरिएबल में आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो डेटा मिल रहा है, वो नंबर्स के फॉर्म में मिल रहा है। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, ग्रेड पॉइंट। यस, ग्रेड पॉइंट आपको नंबर्स के फॉर्म में मिलता है। उसी तरीके से एनएक्साइटी लेवल को भी आप नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हो। सो अगेन आपको एनएक्साइटी लेवल में भी नंबर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। हैप्पीनेस को आप काउंट नहीं कर सकते कि कौन कितना हैप्पीनेस है, ये एक क्वालिटी है, आप इसको क्वालिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल कह सकते हो। सो ये जो ग्रुप है, हमें यहाँ पर ग्रेड पॉइंट और एनएक्साइटी लेवल
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल वेरिएबल। इस क्वेश्चन में हमें नॉमिनल वेरिएबल के एग्जाम्पल किस ऑप्शन में गिवन है हमें वो फाइंड आउट करना है। अब आपको याद रखना है स्केल ऑफ मेजरमेंट के 4 टाइप्स होते हैं। आपको कुछ इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, नॉयर, N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio. So nominal scale of measurement क्या होती है, जिसमें आपका जो भी आपके पास डेटा होता है आप उसको उसके कैटेगरीज उसके फीचर के बेसिस पर डिवाइड करते हो और कैटेगराइज करते हो। देन ऑर्डिनल में सेम नॉमिनल की तरह ही आप करते हो, साथ ही साथ आपका जो डेटा होता है उसको आप एक ऑर्डर में अरेंज करते हो, आप रैंक्स देते हो। देन इंटरवल में ऑर्डिनल की आप कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हो और इंटरवल में आपके पास जो भी नंबर होता है उसको जो भी डेटा होता है आप उसको एक इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हो। और इंटरवल में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग नहीं होता है, बिकॉज इंटरवल में आपका जो जीरो होता है वो आर्बिट्री होता है, लेकिन रेशो में आपका जो जीरो होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। उसी तरीके से इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रेशो में देखने मिलेंगे। सो ये जो फोर्थ स्केल ऑफ मेजरमेंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इसी स्केल पर 2 to 3 क्वेश्चंस आते ही है और मैंने अपने लेक्चर सीरीज में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। जो मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर सीरीज में इसको बताया है बहुत अच्छी तरीके से। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉमिनल वेरिएबल का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। सो हम वन बाय वन ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एज। एज क्या है? एज कुछ भी हो सकती है, एज 0 हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अगर आपकी एज 0 है मान लीजिए, मतलब उस दिन आपकी बर्थ हुई थी, उस दिन आप पैदा हो गए थे, मतलब एज जो है आपका ये रेशो वेरिएबल का एग्जांपल होगा, नॉट नॉमिनल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मंथली इनकम। मंथली इनकम किसी की मंथली इनकम नंबर्स में हो सकती है, सो यहाँ पर हर नंबर पॉसिबल है। लेकिन मंथली इनकम 0 भी हो सकती है, मतलब 0 इनकम है मतलब आप अनएम्प्लॉयड हो, ओके, आप काम नहीं कर रहे हो। सो मंथली इनकम भी आपका रेशो वेरिएबल का एग्जांपल होगी, नॉट नॉमिनल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, ग्रेड पॉइंट एवरेज। सो किसी का ग्रेड पॉइंट है, किसी के ग्रेड पॉइंट का एवरेज है। सो यहाँ पर आपका जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है ये इंटरवल में आ जाएगा, ये इंटरवल की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, बिकॉज आपके जो ग्रेड पॉइंट का एवरेज है वो 0 नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर आपका ये इंटरवल का एग्जांपल होगा, बल्कि नॉट नॉमिनल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, रिलीजन। सो यस, रिलीजन आप एक क्या है बोलेंगे हम इसको, एक कि ये फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर पर्सन का रिलीजन अलग हो सकता है। सो हम क्या कर सकते हैं, रिलीजन के बेसिस पर पर्सन को डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर आप उनके कैटेगरीज के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको कैटेगराइज कर रहे हैं, उनके फीचर्स के बेसिस पर उनको कैटेगराइज कर सकते हो। सो रिलीजन जो है ये आपके नॉमिनल वेरिएबल का एग्जांपल होगी। सो याद रखिए, नॉमिनल और ऑर्डिनल में आपके पास जो डेटा होता है बेसिकली वो ज्यादातर नंबर के फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन इंटरवल एंड रेशो में आपका जो डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है। तो इसी तरीके से नॉमिनल वेरिएबल का एग्जांपल हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलीजन। नेक्स्ट, variable which can take any fractional value within a specified range of values may be called। इस क्वेश्चन में हमें एक वेरिएबल की डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है किस वेरिएबल की डेफिनेशन होगी। सो इस डेफिनेशन में हमें बता रहा है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू एज वेल एज ऑल रेंज, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, जो डेसिमल में होती है वो सारी वैल्यूज, वो सारा रेंज पॉसिबल हो उस वेरिएबल में। तो उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उस वेरिएबल को हम कहते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल। सो कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, मेनली ये दो टाइप के वेरिएबल होते हैं रिसर्च में। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ये तो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक पार्ट होता है, ये आपके क्वेश्चन से ये पॉइंट रिलेटेड नहीं है, ये ऑप्शन रिलेटेड नहीं है। उसी तरीके से एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट किसी की क्वालिटीज, किसी की फीचर्स, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी और डी ये तो इनकरेक्ट ही है। सो आपको कंफ्यूजन बस ऑप्शन ई एंड बी में होंगी, जो कि है कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। सो आपको याद रखना है वेरिएबल्स के आपके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका कंटीन्यूअस एंड सेकेंड होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटीन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, जिसमें सारी वैल्यूज पॉसिबल है, जैसे 1, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 4.2, 4.1, 4.8 सारी वैल्यूज पॉसिबल हो, तो उसे हम कहते हैं कंटीन्यूअस वेरिएबल है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू हर एक वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल जैसे नेम में मिलेंगे जिसमें डिस्क्रीट वैल्यू हो, जैसे 1, 2,
3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर क्या होता है 1 और 2 के बीच में जो सारी वैल्यूज लाई करती है, जैसे 1.1, 1.2, 1.34, 1.5 एंड सो ऑन। सो ये सारी वैल्यूज डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉसिबल नहीं हो सकती, ज्यादातर डिस्क्रीट वेरिएबल में फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है ऐसा वेरिएबल जिसमें सारी फ्रैक्शनल वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, तो वो वेरिएबल होता है आपका कंटीन्यूअस वेरिएबल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट, the correlation between intelligence test scores and grades is expected to be। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि दो वेरिएबल्स गिवन है, इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड्स, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कैसा कोरिलेशन है, वो एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है, हमें ये फाइंड आउट करना है। जैसे कि दो वेरिएबल्स गिवन है, जैसे आप देखेंगे ग्रेड्स, आपके जितने ज्यादा ग्रेड्स होंगे उतना ज्यादा आपका इंटेलिजेंस को, आपका जो भी स्कोर्स आएगा, आप क्या बोलोगे, उतना ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो। जितना ज्यादा आपका ग्रेड आता है, जितना ज्यादा क्लास में जिस बच्चे का ग्रेड आएगा उतना ज्यादा उसको हम क्या बोलेंगे, वो इंटेलिजेंट है। सब देख रहे हो, ग्रेड ये एक वेरिएबल है, इंटेलिजेंट टेस्ट स्कोर ये एक दूसरा वेरिएबल है। जितना ज्यादा ग्रेड उतना ज्यादा आपका इंटेलिजेंस लेवल। मतलब यहाँ पर दो वेरिएबल है और दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करे, तो उस केस में हम कहेंगे उनके बीच में, उन दोनों वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन। जब भी दो वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम कहेंगे वो नेगेटिव कोरिलेशन है। जब भी वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है तो उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। बट इस केस में आप देख रहे हैं आपको दो वेरिएबल गिवन है, ग्रेड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट को, दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होगा उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट, in which of the following methods of data collection there is possibility of face-to-face interaction between the researcher and respondent। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड है जिसमें ये पॉसिबिलिटी हो कि रिसर्चर एंड रेस्पोंडेंट्स के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। सो वो कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वो आपका होगा क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल। क्वेश्चनर क्या होता है, क्वेश्चनर आपका रिटन हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है। जैसे ओरल होगा मतलब इंटरव्यू, क्वेश्चनर में इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाता है समटाइम। इंटरव्यू में, क्वेश्चनर में क्या होता है, इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। लेकिन क्वेश्चनर में क्या होता है, सारे क्वेश्चन पहले से रिकॉर्डेड होते हैं, पहले से डिसाइडेड होते हैं, बस रिसर्चर वहां पर ऑप्शंस भी होते हैं, बस उनको टिक कर देता है। तो उस तरीके से क्वेश्चनर होता है। क्वेश्चनर में इंटरव्यू होता है जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट के बीच में। उसी तरीके से स्केड्यूल में भी सेम होता है, रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। स्केड्यूल में भी जो लिस्ट होती है रिसर्चर के पास, में सारे क्वेश्चंस पहले से ही प्लान करते हैं रिसर्चर, प्री प्लान होते हैं सारे क्वेश्चन। लेकिन स्केड्यूल में ब्लैंक स्पेस होती है, उन स्पेस को रिसर्चर फिल करते हैं। क्वेश्चनर में रिसर्चर क्या करते हैं, रिसर्चर के पास क्वेश्चन होते हैं और 4 ऑप्शंस होते हैं, उनको सिर्फ रिसर्चर टिक करते हैं। लेकिन स्केड्यूल में रिसर्चर के पास ब्लैंक स्पेस होती है, उस ब्लैंक स्पेस में रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्स फिल करते हैं। तो यही डिफरेंस होता है क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल में। क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल ये दोनों भी मेथड में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के थ्रू रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट्स ये दोनों का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है जिसमें रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी दोनों करेक्ट है। देन ऑप्शन सी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सो नॉन पार्टिसिपेंट जैसे नेम में मीनिंग है, मतलब रिसर्चर यहाँ पर पार्टिसिपेंट नहीं करते, बस दूर से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स को दूर से ऑब्जर्व करते हैं। तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट्स के बीच में कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। So here correct option is option D, both A and B questionnaire and schedule में researcher and respondent के बीच में face to face interaction होता है। So यहाँ पर आपका option D correct हो जाएगा। Next, an essential criteria of scientific study is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि साइंटिफिक स्टडी का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है। एसेंशियल मतलब इंपॉर्टेंस, आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो साइंटिफिक स्टडी में। तो याद रखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी। साइंटिफिक स्टडी क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। साइंटिफिक स्टडी मतलब जैसे आप कोई चीजों को ऑब्जर्व करें, एनालिसिस करें, आपका ऑब्जर्वेशन, आपके एनालिसिस कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। आप किसी भी वैसे किसी और चीज को आपने ऑब्जर्व, कुछ भी तरीके से आपने ऑब्जर्व कर लिया और आपको कोई रिजल्ट आ रहा है तो वो
सही स्टडी नहीं होंगी, आपको साइंटिफिक वे से उसको ऑब्जर्व के एनालिसिस में कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए। आप अगर कोई हाइपोथेसिस ले डाउन कर रहे हो तो उसके पीछे आपका जो भी उस हाइपोथेसिस का आपका जो भी ऑब्जर्वेशन होता है, आप जो भी तरीके से एनालिसिस करते हो, आपका ऑब्जर्वेशन, आप किस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक और रीजन होना चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं साइंटिफिक स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी का मेन और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, आप क्यों उस तरीके से आप उसको ऑब्जर्व किया आपने, तो ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में आती है। सो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक स्टडी इज ऑब्जेक्टिविटी। तो बिलीव, वैल्यू एंड सब्जेक्टिविटी ये भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एसेंशियल पूछ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंस हम साइंटिफिक स्टडी में देते हैं ऑब्जेक्टिविटी को, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑब्जेक्टिविटी। एंड thank you for watching this video. I hope this lecture is helpful for you all and good luck with your preparations.